जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जावेद रहमान। आज हमें एक बहुत खास मेहमान ने ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा सोलंकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और अपने करियर में इन्होंने बहुत से सियासी महाज गर्म होते भी देखे, ठंडे होते भी देखे, उनके पसे पर्दा मुहर्रिकात भी देखे। तो हमने सोचा कि आज इनसे पूछा जाए कि ये क्या चल रहा है इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में एक उबाल आया हुआ है। एकदम ऐसे लगता है कि ऑपोजिशन को कोई तहरीक हुई है और उसके असरात अब कहीं ना कहीं पीटीआई तक पहुंचते भी नजर आ रहे हैं। तो सोलंकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया अवैस। तो सोलंकी साहब, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, अब ऐसे लगता है कि वो एक बी लाइन लगी हुई है गुजरात के चौधरियों के घर के बाहर, वो जिस मुलाकात का सबको इंतजार था। शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए वहां पर। अपनी तमाम तर जो एक हिस्ट्री है इन दोनों खानदानों की, उसके बावजूद जरदारी साहब भी गए, मौलाना फजल रहमान भी गए। तो अगर हम ये समझें कि ये सिर्फ फोटो ऑप्स हैं और इसमें से निकलना कुछ नहीं है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है इन सबको वहां चल के जाने की तो जरूरत नहीं थी। जी, कल ही मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि चौधरी शुजात की जितनी अयादत पिछले दिनों हुई है, कि आपने देखा कि पहले आसिफ अली जरदारी साहब गए, फिर एमक्यूएम गई, फिर मौलाना गए, और उसके बाद हमने देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब गए। वो भी 14 साल की लंबी जो उनकी जुदाई थी उसका एक तरह से खात्मा। तो मैं कल दोस्तों से कह रहा था कि इतनी अयादत हुई है शुजात की कि मुझे कभी कभी मेरे जबान से निकल जाता है चौधरी अयादत हुसैन। बिल्कुल। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप ये जहन में रखें कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी तो उस वक्त हालांकि सब ने कहा था कि जी वो इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, लेकिन हमने उस वक्त देखा था कि मौलाना वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, हमें इस पार्लियामान में जाना ही नहीं चाहिए, हल्फ ही नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उस वक्त पीपुल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने कहा कि नहीं, हम जाते हैं। और सिर्फ यही बात नहीं थी, बल्कि ये भी था कि जरदारी साहब ने तो उस दिन इमरान खान से हाथ भी मिलाया था। फिर आपने ये देखा कि मार्च के जो सेनेट के जो इलेक्शंस थे उसमें एक तरह से इत्तेहाद था पीपुल्स पार्टी का और पीटीआई का। लेकिन जब ये पीडीएम बनी तो उसके बाद हालांकि इन्होंने जलसे वलसे किए, छोटे मोटे मुजाहरे ये वगैरह किए, लेकिन इनके दरमियान बहुत इख्तलाफात थे और खासतौर पर पीडीएम के टूटने के बाद वो इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। बल्कि आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आए जो लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात थे जिसमें पीटीआई बाहर हो गई थी और पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार था असलम गिल। तो पीपुल्स पार्टी हारने के बाद भी जिस तरह से उसने जीत मनाई बिलावल हाउस में, और जरदारी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए नून लीग के लिए, तो उसमें ये लगता नहीं था कि ये इतने करीब आएंगे कि शहबाज शरीफ के घर चले जाए और दोनों बाप बेटे चले जाए। बल्कि आप जो बात कर रहे हैं, ये लोगों ने खदशा उस वक्त भी जाहिर किया था जब पीडीएम बनी थी कि इन जमातों की जो हिस्ट्री है आपस में, ये कैसे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। और फिर हमने देखा कि वही हुआ और बिला आखिर वो दोनों अलग हो गए। तो अब भी वही खदशा मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के बगैर तो ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो क्या ये फिर उस सारी हिस्ट्री के बावजूद इकट्ठे हो सकेंगे? देखिए, इस मरहले पर तो मुझे लगता है कि ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि एक जादुई गैर मरई एक हाला सा महसूस होता है तवानाई का, जो इन सबको एक ही तरफ लेकर जा रहा है। वरना
वरना जरदारी साहब और बिलावल इस तरह से जाते शहबाज साहब के पास, और इस वक्त तो बिल्कुल शीरो शकर लग रहे हैं सभी। कुछ जावेद साहब, इसमें मैं एक ये था कि ये इकट्ठे होते नजर तो आए हैं, लेकिन जिस तरह से दो महाज इन्होंने पैरेलल चलाए हैं, एक तो इन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद, दूसरा था कि लॉन्ग मार्च पे ये क्यों नहीं यूनाइट हो सके कि हम एक लॉन्ग मार्च होना चाहिए? क्या ये भी स्ट्रेटेजी है या यहाँ ना इत्तफाकी है? देखें, ये जो लॉन्ग मार्च के जो ऐलानात थे, ये इस तहरीक अदम एतमाद की जो ताज़ा तरीन कोशिशें हैं उनसे बहुत पहले के थे। तो उन ऐलानात को उन्होंने कॉल ऑफ नहीं किया, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है वो ये है कि ये एक स्मोक स्क्रीन अब रह गया है लॉन्ग मार्च। असल जो एक्शन है वो अगले 10 दिनों के अंदर मुतवक्का है, जो कल से, यानी जो वैलेंटाइन डे से लेकर 24 तारीख तक ये जो 10 दिन है, वो मुझे याद है वो एक जॉन रीड की किताब थी 10 days that shook the world। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगले 10 दिन हैं वो झंझोड़ के रख देंगे पाकिस्तान को, दोनों सूरतों में, कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की ये कोशिश कामयाब होती है या नाकाम होती है, दोनों सूरतों में ये एक वाटरशेड मोमेंट होगा पाकिस्तान की सियासत में। अच्छा, इस मोमेंट के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो नवंबर की तैनाती है कि नया आर्मी चीफ कौन लगाएगा, और बड़ी क्यासाराइयां हो रही हैं कि शायद इसके पीछे कोई मुखासमत है इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की, और वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ का ऐलान करें। आपको कुछ सदाकत लगती है इन अफवाहों में, या ये बस ज़ेब दास्तान के लिए ही है? देखें, पिछले साल 6 अक्टूबर का जो दिन था वो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में अहम दिन था। इसने बहुत कुछ चीजें तब्दील की, और उन तब्दीलियों में जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं उसमें जो एतमाद की जो सतह थी उसके अंदर एक बुनियादी तब्दीली मुझे महसूस हुई। और ख़ास तौर पर 6 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के ये जो 20 दिन थे ये खासे अहम थे। तो उन दिनों में मैंने यही कहा था कि एतमाद मेरी टूटी हुई चप्पल की तरह से नहीं है जिसको मोची टांका लगा दे। अगर वो टूट गया है तो वो टूट गया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई 35वां या 36वां पंक्चर जो है वो अब लग सकता है। वो मामलात खासे तब्दील हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कुछ भी होना है उसमें ये मामला सिर्फ ये नहीं है जो आप बता रहे हैं कि जी नवंबर में कोई तैनाती होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ इदारे हैं तो उनकी इदारती सोच भी है, और मुझे लगता यह है कि अब मामला सिर्फ ये नहीं है। अब मामला जो है वो एक रिव्यू, एक रीथिंक पिछले 3.5-4 साल के पॉलिसियों से मुतालिक है। तो वो सारी चीजें जो है वो तब्दील होंगी, लेकिन ये तब्दीली वो F-16 जहाज वाला मोड़ नहीं है जो अचानक नजर आए, बल्कि ये बहरी जहाज वाला मोड़ है जो बहुत अनसीमली होता है, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा। और उसका घेरा भी बड़ा होता है, आप वो एकदम मोड़ काट नहीं सकते। तो एक जो हमने गुजरात के चौधरियों की तो बात की, लेकिन जब हम इत्तेहादियों की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ चौधरीज नहीं है, उसमें MQM भी है, उसमें GDA भी है, उसमें बाप पार्टी भी है। तो ये जो सारे इत्तेहादी हैं, जब आप इनसे बातचीत करते हैं, एक तो आप ज़ाहिर है ऑन एयर गुफ्तगू करते हैं, उसके अलावा भी आपकी लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं, तो उनसे क्या सेंस मिल रही है आपको? मैं चाहता हूं कि आप और फिर आपके बाद जावेद भी इस पर थोड़ी सी बात करें। देखें, आप एक एक को अलग कर ले के देख लें। जहां तक क्यू लीग का मामला है वो खासा मुश्किल मामला है, इसलिए
दौरे भी वहां और मुलाकातें भी ज्यादा इसलिए हो रही हैं क्योंकि क्यू लीग वैसे तो जी 2 अरकान हैं, कौमी असेंबली में है 7 8, वो 10 उधर सूबाई असेंबली में है, लेकिन वहां पर दोनों हुकूमतों में उनका हिस्सा भी है। तो आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं जो इससे बेहतर हो? तो वो जो ऑफर है वो ये नहीं है कि जब हम इमरान की हुकूमत गिराएंगे तो जो फौरी हुकूमत बनेगी उसमें आपको क्या ओहदा मिलेगा, क्योंकि वो हुकूमत लंबे अरसे की नहीं होगी। असल जो मामलात हैं वो अगले आम इंतखाबात के बाद का जो सियासी नक्शा है पंजाब का, उसमें चौधरी का क्या किरदार होगा। अगर आप उनको कायल कर पाते हैं तो वो आपके साथ होंगे, वरना नहीं होंगे। जहां तक तरीन ग्रुप का मामला है वो जरा मुख्तलिफ है। उनके पास इस वक्त अददी तादाद भी ज्यादा है, MNAs भी शायद 10-12 है, कोई 28-25 MPs भी हैं, वो बड़ा ब्लॉक है। उनका जो मसला है वो ये है कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपका साथ देते हैं तो जो मौजूदा जो कवानीन है उनके तहत उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए PTI जो है चेयरमैन जाएंगे और ये ऐन मुमकिन है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। तो असल सवाल उनसे मुलाकातें इतना ओपनली नहीं हो रही, कहीं बिल्कुल बैकग्राउंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिल्कुल, उनसे जो मुज़ाकरात हैं वो यही हैं कि जब इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या अगले जो आम इंतखाबात होंगे उसमें कितने लोग जो है वो PMLN के अंदर शामिल होंगे, कितने लोग आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, उनके मुकाबले पे उम्मीदवार नहीं होगा और वो जीत के PMLN के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से उनके PTI के कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में वो मौलाना के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। MQM का जो मामला है वो मुख्तलिफ है, उसमें ज्यादातर जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी है वो पीपल्स पार्टी से होनी है, वो PMLN से नहीं होनी, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो किसी और जगह है। जहां तक जो बाप पार्टी है वो जिस तेजी से बनी थी उस तेजी से वो फैसला करने के लिए काबिल है। उसकी इंडिकेशंस तो देनी शुरू कर दी हैं उन्होंने। तो जावेद, आपको क्या इस हवाले से इत्तलात मिल रही हैं? जी, ये मौजूदा जो सियासी मंजरनामा जो बना है ना, इसे मैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है पार्लिमानी तारीख को हमने सामने रखना बहुत जरूरी होगा। पार्लिमानी तारीख में हम सबसे पहले ये देखें कि ये जो तहरीक अदम एतमाद को सपोज हम सामने रखें, उसमें हम देखें कि एक 1985 में फखर इमाम साहब के खिलाफ जो आई थी तहरीक अदम एतमाद, वो एक कामयाब हुई। उसके बाद देखें कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकी। हालांकि उस वक्त जब फखर इमाम साहब को जब गिराया गया था उस वक्त की हुकूमत को कुछ नहीं हो सका था। अच्छा, आगे चलते हैं कि ये जो टेम्परेचर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, इसने इसी तेजी से वापस भी आना है। ये जिस तरह सुलंगी साहब ने कहा ना कि 10 दिनों के बाद, ये 10 दिनों की कहानी बिल्कुल होनी है। उसी तरीके से वो जैसे कहते हैं कि वो शेक्सपियर ने कहा था कि समथिंग इज रॉटनिंग इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ है ऐसा, और हम दाखिल हो चुके हैं इलेक्शन ईयर में। इस चीज को हमें मान लेना चाहिए। अब बात आती है 172 जो वोट चाहिए। अगर अच्छा, अभी तक वैसे इनको कोई डेट तो अनाउंस कर देनी चाहिए, अपोजिशन को यहाँ इत्तेफाक दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अनाउंस करेंगे, अब या तो आखिरी दिनों में करेंगे, 25 मार्च तक ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे। उनका तो शुरू हो रहा है ना 27 फरवरी की। अच्छा, दूसरा हम लेके जाएंगे जमीनी हकाइक क्या है। जमीनी हकाइक में इनकी अगर हम ये देखें कि जब EVM आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, स्टेट बैंक आया, फाइनेंस बिल आया, इन तीनों में इन्होंने मात खाई है। ये तीनों एक किस्म का कह लें कि ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्हीं के खिलाफ ही थे, इसमें 18 वोटों से उन्होंने मात ली। तीसरी बात आ जाती है सियासी सेटबैक या कलाबाजियां। उसमें कमर दर्द भी आ जाता है, फातह खानी भी आ जाती है, कोरोना की सिम्टम्स भी आ जाती हैं, जिससे साथी आगे पीछे भी हो जाते हैं। स्टेट बैंक में आपने एक मिसाल पिछले दिनों देखी है कि उसके ऊपर जो इल्जामात भी लगे, जो मीडिया में भी आया, जो सब कुछ हुआ।
अब इस चीज को हम ये देखते हैं कि सियासी टेम्परेचर, अब अगला लॉन्ग मार्च में ये है कि लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं 23 मार्च को। 23 मार्च का दिन खुद एक ऐसा दिन है, तारीखी दिन है। उस वक्त क्या होना है, उस वक्त आपके सियासी मेहमान भी आपके बाहर ओआईसी के मेहमान भी उधर आ रहे हैं। क्या ये सब लोग इकट्ठे वहां हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? मेरा ये ख्याल है कि 27 फरवरी का ये जो इनका जो लॉन्ग मार्च है, इसी को तूल देते हुए वो इसके साथ शरीक हो जाएंगे। इसी दरम्यान में अब इस 4-5 दिनों बाद आपका नेशनल असेंबली का इजलास होना है। अभी तक चीफ विप्स जो हैं उन्हें नहीं बताया गया कि आपने तहरीक अदम एतमाद लानी है। 20% उसके लिए भी जरूरी है। ये जाएंगे नेशनल असेंबली में पेश करेंगे, फिर जनाब वो स्पीकर उसको रीड करेंगे, उसके ऑब्जर्व करेंगे इसको लाना है या नहीं लाना, उसकी एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा। उसमें भी 4-5 रोज लगेंगे। आप कितना लंबा कर सकते हैं इसको? इसलिए ये जो जिस तरह सुलंगी साहब ने कहा, अगले 10 दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एटलीस्ट इनको रोड मैप देना पड़ेगा। तो रोड मैप की जो दूसरी शक्ल है सुलंगी साहब, वो ये है कि फर्ज करें ये कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो वजीर आजम नहीं रहे, क्या अर्ली इलेक्शन होंगे? क्या इन हाउस चेंज आएगा? अगर आएगा तो अगला वजीर आजम कौन होगा? हुकूमत के बीच में किसका क्या शेयर होगा? कोई इस किस्म की मोडालिटीज पे कहीं गुफ्तगू हो रही है? जी बिल्कुल गुफ्तगू हो रही है। इस पर भी हो रही है कि वजीर आजम किस पार्टी से होगा। इस पर भी हो रही है कि ये जो सेटअप होगा वो कम से कम कितना अरसा चलेगा। देखें, अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये चल रही है बात के पहले आप मियाँ साहब ये कहते हैं कि जी चले पीपल्स पार्टी से ही कोई वजीर आजम आ जाए। लेकिन ये जो मामला है ये इस पे के साथ जुड़ा हुआ है कि कहीं पर किसी जगह एक इत्तेफाक पाया जा रहा है कि कम से कम ये जो नवंबर का जो महीना है उसको गुजारा जाए नई हुकूमत के लिए। यानी जो अहम तैनातियां हैं जिनका आप पहले जिक्र कर रहे थे, वो नए सेटअप के दौरान हो जाए। और इसी वजह से नून लीग शर्मा रही है कि वजीर आजम हमारा ना हो। तो अब मुझे नहीं पता कि अगर पीपल्स पार्टी से होता है तो जरदारी साहब खुद होंगे, राजा परवेज अशरफ होंगे, खुर्शीद शाह होंगे, या कोई और होगा। लेकिन ये सारी बात जुड़ी हुई है। अगर इस पर इत्तेफाक होता है कि 2-4 हफ्ते की हुकूमत बनानी है, फिर तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर इसने उनके हाथ में बस 2-4 हफ्ते की लकीर है आपके ख्याल में? नहीं, वो 2-4 हफ्ते उनको इसलिए देना चाहेंगे ताकि जो अगले इंतखाबात हों उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ हों। उनका जो गोल है, हदफ है, वो इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। इसलिए और उनका से आपकी मुराद उनका है? हाँ, उनसे मतलब जिन नहीं है, उन है। ठीक है, मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने। ठीक। बिल्कुल। ये जो लॉन्ग मार्च हैं, ये सियासी तारीख देखें तो रमजान शरीफ में तो कभी नहीं चले, कभी ऐसे नहीं आए। दुरुस्त। तो ये पहला लॉन्ग मार्च होगा जो अनाउंस किया गया है। अच्छा, अगर आप इसको अवैध साहब अगर आप रिकॉल करें, पिछली मर्तबा भी मौलाना साहब ने 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च की डेट दी थी कि हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे, वो भी नहीं हो पाया था। अब देखते हैं इसका फेट क्या है कि किस तरह। लॉन्ग मार्च को तो खैर अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कितने दिन का होगा, वो तो आप चाहे तो 2 दिन में भी रैप अप कर सकते हैं। हम वहां से हाथ लगा के वापस आ जाना है। बिल्कुल। लेकिन जो ज़िमनी सवाल ये शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा, मुमकिन वजारत उज़्मा से पैदा होता है, वो ये है कि जो इतने अरसे से हम ये भी खबरें सुनते हैं कि
नवाज शरीफ कैंप और शहबाज शरीफ कैंप में कोई फ्रिक्शन है, मरियम नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने वगैरह वगैरह, और वो बयानिए की मौत होगी, तो आपको लगता है कि वो मामलात खानदान के अंदर कहीं सेटल हो गए हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, मेरे ख्याल में इस वक्त एक इत्तेफाक राय पाया जाता है कि इस वक्त जिस सूरत हाल से नून लीग, शरीफ खानदान, मरियम, नवाज शरीफ, जिस सूरत हाल का सामना है, उसमें जो बेहतरी का रास्ता है वो शहबाज शरीफ के वजीर आजम इलेक्शन के बाद वजीर आजम बनने से वो उस सफर का आगाज होगा, जिसमें उनकी जो राह में जो मुश्किलात हैं वो हटाई जाएंगी। ठीक है। तो दूसरा इसका जो पहलू है जिसकी तरफ अभी जावेद ने भी इशारा किया कि लॉन्ग मार्च की कामयाबी, उसका वक्त, फर्ज करें कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, तो फिर क्या होगा? आपको नहीं लगता कि ये इतनी हाइप जो ऑपोजिशन ने एकदम बना दी है, पिछले साल की तरह जब गुजरांवाला का जलसा हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ और बिल्कुल ये था कि अब अब्बास हुकूमत को गिरा के ही दम लेंगे, और फिर उसके बाद सब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए। अब अगर दोबारा वो होता है तो आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को ज्यादा नुकसान होगा और इमरान खान साहब मजीद ताकतवर होकर सामने आएंगे? देखें, हुकूमत की ताकत उसकी कारकर्दगी से निकलती है, इस बात से नहीं निकलती कि जी वो फला अपोजिशन की हिकमत अमली को उन्होंने शिकस्त दे दी, फला कर दी। हुकूमत को जवाब जो है वो देना होता है अपनी कारकर्दगी का, अपनी गवर्नेंस का, जो उन्होंने वादे वईद करके वो मुंतखब हुए थे उसका। तो जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, गवर्नेंस के, इकोनॉमी के, फॉरेन पॉलिसी में आइसोलेशन के, नई वेव ऑफ टेररिज्म के, तो उसमें उनको कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये अगर वो सरवाइव भी कर जाते हैं इमरान खान तहरीक अदम एतमाद, तो वो जीत के भी कोई बड़ी जीत नहीं होगी। उनकी असल जीत वो होगी कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो हो कामयाबी का, अवाम के पास ले जाने का। मतलब आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आज का जो ऐलान था वो 3 रुपए और 9 पैसे जो है वो बिजली का जो यूनिट जो है उसमें इजाफा था हर हफ्ते। इस हफ्ते भी जो अशियाए मुख्तलिफ जो ज़रूरतें अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम सर्वे यही बताते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझ, हाँ, तनख्वाहें पिछले हफ्ते उन्होंने जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया। अब वो मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, मतलब जो आम गरीब आदमी जो चीजें इस्तेमाल करता है उनकी जो महंगाई की शरह है वो 20% से ज्यादा है। 2018 में जो आटे की कीमत थी और आज जो कीमत है वो तकरीबन दुगनी हो चुकी है। यही सूरत हाल, कीमतें दुगनी हो गई, डॉलर तकरीबन 50% बढ़ गया, आपके बिल तकरीबन दुगने से ज्यादा हो गए। तो उसके अगर आप उससे कंपेयर करें तो 15% तो बहरहाल बिल्कुल कुछ भी नहीं है के बराबर है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी होती है तो उस सूरत में भी हुकूमत के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। तो फिर ये लंगड़ाती हुई लिंपिंग गवर्नमेंट होगी जो कि इलेक्शन तक जाएगी। आप वैसे मुझे लगता है कोई मस्बत रिपोर्टिंग पे इतना यकीन नहीं रखते, आपके जवाबात से मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन एक दूसरा जो इस हवाले से अगर आप जो लोग पिछले 3.5 साल से मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके इमाम थे, वो अब जो है वो मनफी रिपोर्टिंग के इमाम है। हम बहुत पीछे रह गए। वो माफिया मांगते फिर रहे हैं वैसे आजकल।
तो मुझे ये बताएं कि मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो, अगर फ़र्ज़ करें ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है, इमरान खान साहब को वक़्त से पहले घर जाना पड़ता है, तो क्या वो एक सियासी शहीद बन के अगले इलेक्शन में सामने नहीं आएंगे कि जी देखें मैंने तो सारा कुछ ठीक कर लिया था और मुझे एजेंडा पूरा करने का मौका नहीं दिया गया, वरना मैं तो जो है वो बिल्कुल आपको, जैसे वो आजकल कहते हैं कि दुनिया की अजीम कौम बनाने के करीब पहुंच ही गया था। मेरा नहीं ख्याल है। इमरान खान की जो जमात है वो आज की किंग्स पार्टी है। जो हाल पीएमएलक्यू का था उससे बदतर हाल जो है वो पीटीआई का होगा। और इनके पास कोई खातर खा ऐसी हासिलात नहीं है जो लोगों को बताया कि हमने ये कर लिया था लेकिन हमें रास्ते से हटाया गया। कोई किसी शोबे में, इकोनॉमी में, गवर्नेंस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो सेहत है उसमें, फॉरेन पॉलिसी में कोई एक शोबा नहीं है जिसमें वो कह सके कि उन्होंने कोई इनकलाबी इकदामात उठाए जिससे लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा हो मुस्बत तरीके से। तो मैं नहीं समझता। ये एक किंग्स पार्टी है, एक फैन क्लब है इमरान खान का, जिसके साथ जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग जो है किसी आंख के इशारे से वहां चले गए थे, और वो जब इशारा नहीं होगा तो फिर उनका हाल जो है वो वही होगा कि वो एल्फी जिसने उनको जोड़ा था वो फिर पिघल जाएगी। बिल्कुल ठीक। और वो नजर आ रहा है। तो जावेद, आपको क्या इस हवाले से, जब आप पीटीआई के लोगों से बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो आपको क्या बताते हैं? क्या वो भी परेशान है? उनको लगता है कि ये कोई सीरियस मूव हो रही है? मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई के लोग भी इधर उधर राब्ते करते फिर रहे हैं कुछ जमातों से, तो आपको क्या इस हवाले से खबरें मिल रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह से सुलंगी साहब ने बात की थी शुरू में कि डिफेक्शन क्लॉज की, कि वो जो इनके जो नाराज अराकीन हैं वो डिफेक्शन क्लॉज से डरते हैं। इस तरह आपने देखा पिछले दिनों नूर आलम खान नाराज तो थे, वो आए भी सही, लेकिन जब वोटिंग हुई तो उन्होंने साथ, क्योंकि वो मनी बिल था, दो चीजों में ये होता है, एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और दूसरा मनी बिल की सूरत में डिफेक्शन क्लॉज लगती है। तो वहां वो अपने आप को बचा गए। अब जो नाराज हैं, मौजूद हैं इसके अंदर, वो बहुत आखिरी, जब बिल्कुल आखिरी दिन आएंगे वो उभरेंगे, वो सामने आएंगे। वो लोग ये कहते हैं कि हमने डिफेक्शन क्लॉज तो अपने लगवानी नहीं है। दूसरी बात यह कि सब सियासी टेम्परेचर जो है ये जितनी तेजी से जा रहा है उसी तरीके से वापस आएगा। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा, और ये अगले 10-12 दिनों में होगा। और फिर उसके बाद क्या, जिस तरह हम कहानियां नहीं पढ़ते थे बचपन में, आखिरी जुमला होता था कि हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए। अब ये जो मुलाकातें हैं हुई है, ये कहाँ जाएंगी? ये मुलाकातें काम आएंगी अगले सेटअप के लिए, ये वेस्ट में नहीं जानी, मेरा ये ख्याल। ये तो एक ख्याल है, और हम इसको पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगले इलेक्शन के लिए जो सफ बंदी है वो शुरू हो चुकी है। तो सुलंगी साहब, इसका इमरान खान साहब किस तरह जवाब देंगे? वो तो कह चुके हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो जब खतरनाक हो जाएंगे तो फिर अगली हुकूमत कैसे मुकाबला करेगी उसका? देखें, इमरान खान को किसी ने ये समझाया है और उस पर वो रिलीजियसली उस पर अमल करते हैं। वो ये है कि हर हमले का जवाब उन्होंने प्रोपेगेंडा से देना है। इसलिए आप देखें कि कोई दिन नहीं गुजरता, जब भी कोई क्राइसिस होता है, चाहे वो इकोनॉमी का हो, फॉरेन पॉलिसी का हो, गवर्नेंस का हो, लीगल क्राइसिस हो, वो उस मौजू से मुतालिक जो माहिरीन हैं उनका इजलास नहीं बुलाते, वो तर्जमानों का इजलास बुलाते हैं। उनकी सारी जो गवर्नेंस है उसका निचोड़ जो है वो ये है कि शहबाज गिल ने कल क्या बात करनी है, फवाद चौधरी ने क्या बात करनी है, फर्रुख हबीब ने क्या कहना है, और जो नए जो तर्जमान आए हैं हसन खावर साहब लाहौर में, उन्होंने क्या कहना है। तो वो सारा जो उनका जो पूरा जो निचोड़ है वो यही है। तो अगर मैं
आपसे पूछूं कि फर्ज करें ये हुकूमत जो है नहीं रहती अपनी जगह पर, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो बुनियादी सवाल जो उस वक़्त खड़ा होगा अगली हुकूमत के लिए, जो सुहेल वड़ाइच साहब ने भी इंडिकेट किया था अपनी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद, कि क्या अगली हुकूमत को खुल के काम करने का मौका मिलेगा, या जो ये एस्टैब्लिशमेंट का रोल है और इंटरफेरेंस है वो उसी तरह से बाकी रहेगी? क्योंकि अगर वो होता है तो फिर तो चाहे इमरान खान साहब हो या कोई और हो, नतीजा तो मुख्तलिफ नहीं होगा। नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं कि बुरी से बुरी सूरत हाल में आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें कभी भी मासवाए एक छोटा सा तारीख का हिस्सा था जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे। सिविल हुकूमतें बहुत ज्यादा बाख्तियार नहीं रही। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर जिम्मेदारी कहीं और होती है, अख्तियार कहीं और होता है। पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है वो मुनकसिम ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुकूमतों ने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, बावजूद इस बात के कि ये पावर तकसीम रहा है। तो अगर एक कोई नेशनल कंसेंसस है, और ये मुझे नहीं मालूम कि जो नया सेटअप होगा वो कितने अरसे के लिए होगा, जितना अरसा होगा उसकी टास्क भी उसी हिसाब से ही तय होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो मसाइल हैं, जो इकोनॉमी के हैं, गवर्नेंस के हैं, फॉरेन पॉलिसी के हैं, वो जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होते और एक ताकतवर हुकूमत सामने नहीं आती और उसको काम करने नहीं दिया जाता, तब तक कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। और उस पेशरफ्त के लिए, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में इशारे भी दिए, इस वक्त सारी नजरें ऑपोजिशन पर लगी हुई हैं, इत्तेहादियों पर लगी हुई हैं कि इन मुलाकातों के नतीजे में निकलता क्या है और अगला रोड मैप जो है वो क्या सामने आता है। तो इस पर हम बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, आपके सामने भी पहुंचाते रहेंगे। सोलंकी साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।